हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो साइंस के बारे में कल डिस्कस किया हुआ था उसी का कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को बतानी है, कल मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर को तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने पढ़ाया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आज के पोर्शन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, जो आप लोग जो वीडियो देखेंगे उसमें ये था कि सेकेंड लॉ को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक, सेकेंड लॉ जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं देखा हुआ था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है, कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, जो संवेग, अब ऑब्जेक्ट में जो संवेग परिवर्तन की जो दर होगी, मैंने ये बताया हुआ था, जो मैंने नियम को जो लॉ था उसे लिखा दिया था पूरा, और इस तरीके से मैंने बात की हुई थी कि एफ जैसे वो आएगा उसी के आगे कहने मतलब यह है कि कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो संवेग परिवर्तन की जो दर होगी, संवेग परिवर्तन की दर उस ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स के क्या है, अनुक्रमानुपाती, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू जो भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। ठीक है, जो मोमेंट का जो रेट होगा, उस जो चेंज ऑफ रेट होगा उसके क्या है, प्रोपोर्शनल होगा किसमें, एफ के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर जो बल आरोपित होगा तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है, या डेल्टा टी भी लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिए। और संवेग के बारे में भी बात किया हुआ था, जो मोमेंटम होता है, संवेग जो होता है, संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और संवेग क्या होता है, mv होता है। किसी भी वस्तु पर संवेग तभी एक्टिव होगा, संवेग तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन मोशन में हो। क्या हो, मोशन में हो, गतिमान हो। बिना गतिमान हुए किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम, दैट मीन्स संवेग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक, जब तक वस्तु चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं, विरामावस्था में है, तो क्या होगा, वहां पे पी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें ना तो उसका स्टार्टिंग पता है, ना तो हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना तो हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी पता है। जब हमें वेलोसिटी पता ही नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे इम्पैक्ट में पड़ता है, दोनों पे पड़ेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर वेट बढ़ता है तो क्या है, उसका संवेग भी बढ़ेगा। ठीक, अगर उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती है तो क्या है, संवेग बढ़ेगा। वेलोसिटी घटती है, बढ़ती है, तो क्या है, संवेग। तो ये हमारा क्या है, P बराबर mv है। तो कहने मतलब ये है, किसी भी गतिमान वस्तु का जो संवेग होता है वो क्या होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है हमारा क्या है, ये हमारा संवेग है। अब इस पे थोड़ा सा, ये जो हम लोगों ने फार्मूला क्रिएट किया है, जो हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर इसमें थोड़ा सा काम करें तो ये यहाँ से इसको अलग कर दें, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जिसको हम लोग कल नहीं देख पाए थे। एक्चुअली मैंने कराया हुआ था, उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वो जो लास्ट जो डिफिनीशन होगी वहां से आप लॉ को देख सकते हैं। वैसे मैंने लॉ को यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैंने बताया हुआ है, किसी भी गतिमान वस्तु में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस गतिमान वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, और उस पर आरोपित जो उस पे इम्पीडेंट होगा, जो उस पे आरोपित होगा बल, उन दोनों के क्या है, बल जो होगा संवेग परिवर्तन दर के क्या है, गुणनफल के, संवेग परिवर्तन की दर के क्या है, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है, V माइनस यू अपॉन टी। ठीक, ये लिखा है, इसको ध्यान से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि
कहने में समझ में आया? क्या लिख सकते हैं b माइनस यू इक्वल टू ए, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, वेग परिवर्तन है, ये क्या है, समय अंतराल है। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग इसको अगर हम साफ करेंगे तो यहाँ से f प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा m। ठीक, ओके, m आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर f प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट मींस f इक्वल टू km आ जाएगा। ठीक, अगर हम लोग k की वैल्यू 1 कर दें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं f बराबर क्या आ जाएगा, m। इसी को हम लोग जनरली देखते हैं f फोर्स के फार्मूले को, जब कभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, f बराबर m। लॉजिक इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक इस फार्मूले से हम लोग एक चीज और है वो निकाल सकते हैं, उसको जरा देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। जिसे हमारे पास फार्मूला गिवन है, वी हैव द फार्मूला f इक्वल टू ma। ठीक, ma दिया है। अब यहाँ से ये फोर्स क्या है, बल है, और इसका मात्रा कितना होता है, ये f क्या है, फोर्स है। इसका यूनिट कितना, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग। ठीक, उनके रिस्पेक्ट में नाम दिया गया था, न्यूटन होता है इसका। अब एक न्यूटन का जो है, एक न्यूटन की डिफिनीशन क्या होगी, व्हाट इज 1 न्यूटन। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा हम यहीं से ही लगा सकते हैं। ठीक, यहीं से हम बता सकते हैं। कहने मतलब यह है, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, m बराबर 1 कर दें एंड a बराबर 1 कर दें। ठीक, m बराबर 1 कर दें, a बराबर 1 कर दें, तो यहाँ से 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होगी, 1 न्यूटन वह बल होता है। ठीक, 1 न्यूटन क्या है, एक ऐसा फोर्स होता है जिस किसी भी गतिमान वस्तु में क्या करेगा, मेरी बात ध्यान सुनना, 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु को, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 न्यूटन वह बल होता है, 1 न्यूटन वह फोर्स होता है जो 1 kg, जो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से यानी कि वेग से या उसको जो है त्वरित कर दे, यानी कि उसमें जो है उसमें इतना वेग परिवर्तन ला दे। ठीक, ये होती है 1 न्यूटन की। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1 न्यूटन होता क्या। ठीक, ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग एक कॉन्सेप्ट को और देख सकते हैं। तो ये तो 1 न्यूटन हो गया, इसको आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि 1 न्यूटन क्या होता है। मैं उसको फिर से रिकॉल कर देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन वह बल होता है जो किसी गतिमान वस्तु में, जो किसी गतिमान वस्तु कैसी हो, जो किसी 1 किलोग्राम की गतिमान वस्तु में इतने मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, या इतने से क्या है उसको त्वरित कर दे, उसको पुश कर दे। तो यह है क्या है, 1 न्यूटन है। ठीक, आगे हम इसी फार्मूले को लेते हैं, इसी फार्मूले को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F बराबर ma लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, F बराबर ma। अब एक ही जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसकी जगह पे एक ही जगह पे क्या लिख दें कि अगर F बराबर इसको लिखें कि इतना लिख दें m, ठीक, और इसकी जगह पे लिख दें u, ठीक, v माइनस u अपॉन t। ओके, इस चीज को ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों। अब यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू 0 कर दें, ठीक, फोर्स की वैल्यू अगर 0 कर दें, अगर कोई भी वस्तु गतिमान है उसमें कोई फोर्स लगे ही ना, उसमें कोई फोर्स यानी कि दैट मींस वहां पे 0 फोर्स हो जाए, वहां पे क्या होगा, तो यहां से क्या कर सकते हैं कि m एंड v माइनस u इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से ये भी 0 हो जाएगा, कहने मतलब है v इक्वल टू u हो जाएगा। अगर कोई भी फोर्स है, ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, चाहे जैसी हो, अगर हम उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका आखिरी यानी जो उसका अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, उसका द्रव्यमान यहाँ पे कुछ मैटर ही नहीं क्रिएट करता है, ठीक, मैटर ही नहीं क्रिएट करता है। अगर वहां पे किसी फोर्स में कोई यानी कि 0 फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक, 0 फोर्स अप्लाई किया है, तो वहां पे क्या होगा, वही आखिरी वही अंतिम
सॉरी वही अंतिम वही प्रारंभिक, तो दोनों सेम होंगे। इस कंडीशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोगों ने देखे हुए थे, एक एग्जांपल हम लोगों ने ये देखा हुआ था, सबसे शायद एग्जांपल आप वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वीडियो में एग्जांपल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि कोई भी अगर जो कोई भी फील्डर है क्रिकेट के मैच में, वो क्या करता है, जैसे बॉल फेंकी जाती है क्या करता है, अपने हाथों को क्या करता है, वेग परिवर्तन, यानी कहने मतलब संवेग परिवर्तन, जो भी मोमेंटम का जो चेंज है उसके चेंज के रेट को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करता है, बैलेंस करने के लिए, जिससे कि उस जो गेंद है उसका अटैक हाथों पे यानी कि इतना ज्यादा ना हो जिससे चोट लग गया तो अपने हाथों क्या करता, नीचे की ओर खींचता। एक तो और था, उसके अलावा जो गाड़ियों में जो शॉकर लगे रहते हैं, जो उनमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो भी क्या करती है, गाड़ी को झटके से बचाने के लिए, खटपट की आवाज यानी जो भी है गाड़ी में झटके लगते हैं, गड्ढे में जाती है, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, तो वहां पर भी क्या है, बल का तृतीय नियम काम करता है। ठीक, तो फाइनली हम लोग बात करते हैं बल के तृतीय नियम को। तो बल के तृतीय नियम में कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वहां बस आपको इतना ही याद रखना है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती। कोई भी एक्टिविटी होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, किसी भी गतिमान, जैसे कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आती है, वो जो एक्टिविटी करती है उसके यानी कि रिफ्लेक्ट उसके एक एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिक्रिया। प्रत्येक प्रतिक्रिया, ईच एंड एवरी एक्शन इज इक्वल टू इट्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जैसे कि हम लोग बंदूक चलाते हैं, कोई भी, चाहे हाथ से चलाएं पिस्टल, या हम लोग ये जो है कोई भी अगर जो है कंधे पे रख करके कोई भी बंदूक चलाते हैं, तो जैसे उसको चलाते हैं उसमें जैसे मोशन होता है, जो बुलेट जो जैसे बुलेट जिस स्पीड से आगे जाएगा उसी स्पीड से क्या है, पीछे की ओर जो है झटका लगता है। तो एक तो ये हो गया, और जितने भी रॉकेट्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, धुआं फेंकता है, या धुएं नहीं फेंकने वाले और कुछ भी जितने भी डिवाइसेस हैं, तो क्या है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, पीछे की ओर जाता है। तो ये सब सारे जितने भी एग्जांपल्स थे वो क्या थे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। तो यहीं तक मेरा एक वीडियो था, और आज शायद अगर इसमें ऐड होगा तो आगे का जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जो जितने भी चीजें हैं वो छोटी हो जाएंगी। कोशिश करते हैं आज कुछ हम लोग नया पढ़ लें। ठीक, तो मशीन वगैरह हो गया था, और गति का तृतीय नियम भी हो गया था। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल या अभिकेंद्र बल। ठीक, एक अपकेंद्र है और एक अभिकेंद्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको जरा मेरी बात थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखते हैं, इसकी जो थ्योरी को आप लोग समझ लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगस फोर्स हो, चाहे अभिकेंद्री बल हो, चाहे अपकेंद्री बल हो, इसका एक भाई भी है अपकेंद्री बल। ठीक, दोनों भाई भाई हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक दूसरे से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको हम लोग अपकेंद्री बल बोलते हैं, उसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, बस उसमें उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसका फार्मूला तो अभी हम लिखा देंगे, कोई बात नहीं है। दोनों क्या है, एक प्रकार के फोर्स हैं, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो चाहे सेंट्रीपिटल हो, दोनों क्या है, फोर्स हैं। अब ये दोनों फोर्स कहाँ पे लगते हैं, जब कोई सर्कुलर पाथ होती है। क्या होता है, सर्कुलर कोई भी पाथ होती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये किस हिसाब से काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, कोई भी सर्कुलर पाथ होगा उसकी एक रेडियस होगी। अब उस पर एक बल कार्य करता है, कोई भी, चाहे हम पूरे टोटली सर्कुलर पाथ हो, या सेमी सर्कुलर पाथ हो, या कहीं घुमावदार मोड़ हो,
कहीं पर भी अगर हम भी बाइक को या कोई भी गाड़ी है उसको अगर हम लोग टर्न करेंगे, चाहे इस तरीके से गाड़ी को टर्न करें, चाहे जैसे टर्न करें, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पे टर्न करेंगे, घुमाएंगे। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन में क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं तो उसमें कोई फोर्स नहीं, ठीक, उसमें नॉर्मली कोई उसमें फोर्स ही नहीं लगना है, वहां पे केवल क्या होगी हमारी क्या है, उसमें वहां पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। लेकिन जब कोई बाइक हो या कोई भी साइकिल हो, कोई भी गाड़ी हो, जैसे सर्कुलर पाथ में उसको हम टर्न करेंगे, कहीं पर टर्निंग आती है ना सर्कुलर जैसी, तो टर्न करेंगे, जैसे ही टर्न करेंगे तो सेंटर पर, यानी कि सेंटर यानी कि ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स सेंटर पर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। वो क्या करता है, जो साइकिल सवार होता है, मोटरसाइकिल सवार होता है, उसको क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक। तो यही फोर्स है, कॉन्सेप्ट इसका यही है, ये फोर्स क्या होता है। तो कहने का मतलब जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्ताकार पथ पे गति करती है, मोशन करती है, तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, किस पर, वस्तु पर कार्य करता है। इस तरीके से अगर ये वृत्ताकार है, ठीक, ये क्या है, वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे गाड़ी सवार जो है यहाँ पे टर्न कर रहा है, जैसे ये घूमेगा, जैसे घूमेगा, ये क्या है, केंद्र है, तो इस पर एक बल कार्य करता है, किधर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, वृत्त की केंद्र यानी केंद्र की ओर, इनसाइड द सेंटर फोर्स वर्क्स कार्य करता है। एक फोर्स क्या करता है, इस वस्तु पर कार्य करता है, इस पर लगेगा एक बल, किसके, केंद्र की ओर, तो इसको क्या करता है, झुकाता है। अब क्या करता है, अब ये डिसबैलेंस होकर के अगर इधर की ओर मुड़ना चाहेगा तो क्या है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, घुमाना पड़ता है इसको अपनी तरफ। ये बाइक सवार हो या 4 व्हीलर हो, क्या है, इसको अपनी तरफ घुमाएगा। इतनी बात समझ में। अब इसका एक फार्मूला होता है, अगर कोई वृत्ताकार है, एक केंद्र है, तो इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या f है, और इस पर एक्टिव जो फोर्स है अगर f है, इस ऑब्जेक्ट का अगर मास अगर m है, ठीक, इतनी इतनी सारी चीजें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, mv²/r, ठीक, क्या होता, mv²/r। v क्या है, वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट है, मोटरसाइकिल सवार है, उस मोटरसाइकिल सवार की क्या है, वेलोसिटी है, ये v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। तो इस तरीके से अब r क्या है, जो इस वृत्ताकार जो पथ है, इसकी त्रिज्या है, v क्या है, ये। तो कहने मतलब ये है, इन सब चीजों का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब रेडियस, अब यहां से मैं सारी चीजों को क्लियर कर देता हूं। अगर कोई भी वृत्ताकार पथ जो है, वृत्ताकार पथ की अगर त्रिज्या, यहां से देखते हैं, अगर त्रिज्या जो है बहुत बड़ा वृत्ताकार है, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत बड़ा अगर वृत्ताकार पथ है तो वहां पे जो है बल क्या है, तो ना के बराबर लगेगा। जैसे जैसे r घटेगा तो f बढ़ेगा, त्रिज्या छोटी होगी यानी घना होगा, बहुत कोने से अगर मुड़ना होगा तो हमको और बैलेंस करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा यानी कि वो अपनी ओर खींचता है, जितना ज्यादा बल लगेगा उतना हमको अवेयर होना है, जितना कम बल लगेगा हम उतना सजग रहेंगे। खूब बड़ा यानी वृत्ताकार पथ तो आराम से एकदम घूम जाएगा, ज्यादा कोने से तो क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा बैलेंस करके गाड़ी को चलना पड़ेगा। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्पीड बहुत ज्यादा है तो खतरा ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है तब भी खतरा बहुत ज्यादा है। अगर गाड़ी का द्रव्यमान बहुत बड़ी गाड़ी होगी, उसको भी बैलेंस करने में क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्पीड से है तब भी हमको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर छोटा पाथ है तो बल ज्यादा लगेगा, तो भी हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। तो इन सब चीजों को क्या करेंगे हम लोग देख सकते हैं। अगर r के उल्टा ये काम करेगा, r ज्यादा है तो ये कम, r कम है तो ये ज्यादा, ठीक, m ज्यादा है तो ये ज्यादा, v ज्यादा है तो ये ज्यादा। इन सब चीजों को ध्यान में रखना, ठीक। आगे हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को थोड़ा सा बंद करेंगे, क्योंकि वीडियोस में लास्ट को भी हमने कवर किया हुआ है, और आज जो है वीडियो जब ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कट भी जाता है, ठीक है। तो लिमिटेड काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं। अब जैसे मैंने बात बताई कि सड़क पर कोई भी मोड़ आता है, वृत्ताकार कोई भी सड़क है तो वहां पे मोड़ पे काम करेगा, ठीक। एक तो ये हो गया। एक चीज और है, जो परिक्रमण काल होता है, जो घूमने का जो है काल होता है किसके, ग्रहों के, तो वहां पर भी जैसे कि जैसे सपोज दैट ये सूर्य है, ठीक, सूरज है, ये सन है, ठीक, ये क्या है, सन है, और जितने भी इस तरीके से क्या है, ये सब के सब प्लैनेट्स हैं, ठीक, क्या है, ग्रह हैं।
तो ग्रह है और ग्रह के जो उपग्रह होंगे, ठीक, ये ग्रह के उपग्रह, तो इनके बीच में भी क्या है, एक अभिकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, ठीक। और एक और है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे कोई डोरी हम लोग घुमाते हैं, ठीक, इस तरीके से कोई भी इतना बड़ा धागा ले लिया, उसमें क्या किया हम लोगों ने, एक कंकड़ को बांध दिया, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक, करने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे जैसे घुमाएंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक, सेंटर बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा। और जो ढेला है, जो भी पत्थर है, अब वो क्या करेगा, पत्थर जैसे हम लोग घुमा रहे हैं इसको ऐसे ऐसे, तो पत्थर पर एक फोर्स यानी केंद्र भी कार्य करेगा, डोरी से होते हुए क्या करेगा, केंद्र पर काम करेगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अब केंद्र बोलेंगे, ठीक। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, और आई होप आप लोग ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो है अपने जितने भी कॉन्टेक्ट के लोग हैं उनको शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।